हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा सेल स्ट्रक्चर का पार्ट 3 होगा बच्चों। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर कर लिया है, जिसके साथ हमने स्ट्रक्चर्स भी डील किए थे और फंक्शंस भी डील किए थे। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सेल के जनरल फंक्शंस, जनरल स्ट्रक्चर के बारे में डील किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डील किया, साइटोप्लाज्म के बारे में डील किया और इसी तरह कुछ और ऑर्गेनल्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो हम इस नए लेक्चर में, जो कि हमारा सेल का पार्ट 3 होने वाला है बच्चों, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस होता क्या है। और दूसरा जो ऑर्गेनल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम, कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं बच्चों कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये एक तरह का कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कोई अगर सेल है बच्चों, क्या है, कोई अगर सेल है तो उसके अंदर जितनी भी क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? एक्टिविटी हो रही है। वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस बच्चों। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। मतलब सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डीएनए से रिलेटेड, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड, प्रोटीन के फॉर्मेशन, लिपिड के फॉर्मेशन, और भी जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है, लिपिड है, स्टेरॉइड है, जो भी हमारे सेल के अंदर बन रहा है या फिर जो भी हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं बच्चों, वो कंट्रोल कहाँ से होते हैं? वो इसी न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स बोला जाता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ जनरल बातें कि न्यूक्लियर की जनरल कुछ चीजें होती क्या हैं। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब हो गया कि इसके जो स्ट्रक्चर है बस को, उसके आसपास या उसके सराउंड में क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है और डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मोस्ट प्रोमिनेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? जब हम सेल को विजुअलाइज करते हैं, जब हम सेल को स्टेंड करते हैं, मतलब डाई से हम जब सेल को विजुअलाइज करते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस का जो रीजन होता है बच्चों, वो डार्कली क्या होता है? स्टेन होता है और हमें एक डेंस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट बोलते हैं बच्चों। मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब सेल के अंदर सबसे ज्यादा यही प्रोमिनेंट होता है बच्चों। It serves as the repository of genetic information and the site of transcription and ribosome assembly। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरह का क्या बच्चों? रिपोजिटरी सेंटर है या रिजर्वॉयर सेंटर है। किसके लिए बच्चों? जो भी जेनेटिक मटेरियल है, क्या, जैसे कि डीएनए, आरएनए हो गया, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस एक रिजर्वॉयर की तरह क्या करता है? सर्व करता है। और दूसरा क्या बच्चों? असेंबली, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोमल असेंबली। अब देखिए बच्चों, जो भी हमारे सेल्स के अंदर जितने भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं? हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो होते हैं, वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना राइबोसोम बनाता है बच्चों। दूसरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से जब डीएनए बनता है बच्चों, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन, या डीएनए से आरएनए बनता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। It coordinates cellular function such as gene expression, growth, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन बच्चों। अब देखिए, एक न्यूक्लियस जो होता है कुछ जनरल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है बच्चों। जैसा कि पहला हमारा हो गया जीन एक्सप्रेशन। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है बच्चों, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उस पर कुछ जेनेटिक कोड होते हैं बच्चों। ठीक, वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। हर इंसान जो है उसका कुछ जेनेटिक कोड अलग होगा, हमारा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, आपके मम्मी पापा का कुछ अलग होगा। तो जो इसका एक्सप्रेशन होता है बच्चों, मतलब ये दिखता है, जैसे मैं कितना लंबा हूं, कितना काला हूं, कितना गोरा हूं, जो मेरे बाल कैसे हैं, मेरा फेस कैसा है, ये एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? हमारे जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। दूसरा है बच्चों ग्रोथ।
देखिए हमारे ग्रोथ के लिए बच्चों न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, वो बनती कहाँ से बच्चों, वो न्यूक्लियस से बनती है। तीसरा फिर आ गया बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि जो सेल का डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब अलग अलग सेल अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियस ही होता है जो करवा रहा होता है। फिर आ जाता है बच्चों सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन का मेन जो कंट्रोल सेंटर होता है बच्चों, वो हमारा न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक, अब जब तक क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब यही सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब अगर दो हमारे पास 20 कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब जब सेल डिवाइड करता है बच्चों, तो उसको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। ठीक, डबल करना पड़ता है। तो डबल का जो ये डबलिंग हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स का, क्रोमोसोम का, वो कहाँ रहा, न्यूक्लियस के अंदर हो। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो सेल है वो ग्रोथ, इसको भी सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। अब इसका टिपिकल साइज क्या होता है बच्चों, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और ये डिपेंड करता है बच्चों कि किस टाइप का वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसा रहेगा उस तरह से क्या होगा, इसका साइज वेरी करता है बच्चों। कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं उनका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं उनका डायमीटर कुछ अलग होता है बच्चों। ठीक, तो ये जनरल चीजें होती हैं किसके बारे में, हमारे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। क्यों समझना होगा, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे बच्चों, तो हम उसको सही से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, एक इमेजिनेशन नहीं बना पाएंगे कि हमारा न्यूक्लियस दिखता कैसा है। ठीक, तो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। ठीक, कि हमारे न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है बच्चों, वो है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप होता है हमारा, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है बच्चों, कवरिंग होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों, कवरिंग होती है। ठीक, उसके बाद देखिए, अब न्यूक्लियर एनवेलप की दो मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है बच्चों आउटर, इनर, दूसरी होती है आउटर। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, जो हमारे न्यूक्लियस की कवरिंग होती है बच्चों, इसकी टोटल 2 लेयर पाई जाती हैं। ठीक, बी हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप भी जिसको बोलते हैं। जैसे जिस तरह से हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जेल लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर सैप कहते हैं। चौथा है बच्चों क्रोमाटिन। अब ये क्रोमाटिन क्या है बच्चों, ये हमारे सेल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। अब क्रोमाटिन 2 होते हैं, एक होता है यूक्रोमाटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमाटिन। अब ये होते क्या, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 5वां आ गया बच्चों न्यूक्लियोलस। ठीक, ये हमारे सेल के अंदर एक डेंस एरिया होता है, या डेंस कह सकते हैं, एक डेंस लोकलाइज्ड एरिया होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर छठा है बच्चों न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे सेल का साइटोस्केलेटन हमने देखा था, उसी तरह से क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस का भी क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आती है जी, कुछ जी आता है जो बच्चों, हमारा न्यूक्लियर बॉडीज आता है। अब ये न्यूक्लियर बॉडीज क्या होती हैं, जैसे हमारे सेल्स के अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडी पाई जाती थी, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर बॉडीज पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं बच्चों, उसमें क्या करती हैं, एक तरह से कैटालेस का काम करती हैं, या उसका हम कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोवाइड, मतलब कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसको असिस्ट करती है, मतलब उसको होने में, उसको जल्दी करवाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब क्या कुछ न्यूक्लियर बॉडीज होती हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हम एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं, उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है बच्चों, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एनाटॉमी अलग से पढ़ रहे हैं और फिजियो अलग से पढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे कि एक एक कंपोनेंट को पढ़ाएंगे और उस कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है हम उसको देखेंगे। ठीक, तो हम इस तरह से क्या होगा, हमारा जो एनाटॉमी का पोर्शन है वो भी कवर होगा और जो हमारा फिजियोलॉजी का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो आप जैसे न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में जब आपको क्या होगा, एक स्ट्रक्चर का फंक्शन पता होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें उसका फिजियोलॉजी भी साथ में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको एक समराइज क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पता होंगे तो आप फिजियोलॉजी को अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जनरली जो बच्चे होते हैं वो एनाटॉमी तो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि उनका एनाटॉमी बेसिक्स स्ट्रांग होता है। ठीक, क्योंकि वो 11th-12th में पढ़े होते हैं बेसिक चीज़ें, लेकिन उनको फिजियोलॉजी लिखने में दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसमें फिजियोलॉजी का पोर्शन अलग से आता है बच्चों, 36 या 37 नंबर का। ठीक, तो फिजियोलॉजी लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शन को अलग से पढ़ेंगे। ठीक, और एक कंबाइन करके, जैसे आपको न्यूक्लियर एनवेलप का फंक्शन पता हो गया, क्रोमाटिन का फंक्शन पता होगा, न्यूक्लियर बॉडीज का फंक्शन पता होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन पता होगा, तो आप क्या करेंगे, जब कोई सेल का फिजियोलॉजी पूछेगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक, तो हमारा ये अप्रोच रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि न्यूक्लियर एनवेलप होता क्या। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है जो हमारे न्यूक्लियस को कवर करती है बच्चों। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इनक्लोजिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको क्या करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। अब मेनली इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं बच्चों। जो पहला है हमारा वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ऑफ्टन अटैच्ड, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो हमारी आउटर लेयर होती है, कौन सी लेयर बच्चों, आउटर लेयर जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जैसे आपको किसी सेल में दिखाता हूं मैं, एक सेकंड, डायग्राम कोई है, हाँ, जैसे इस फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे बच्चों। अब ये देखिए जो हमारा न्यूक्लियर का आउटर लेयर है, कौन सा लेयर बच्चों, आउटर लेयर जो है ये हमारी आउटर लेयर है। तो जो आउटर लेयर है वो किसके साथ कंटिन्यूएशन में है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों। जो ईआर होती है वो हमारे न्यूक्लियस के आउटर लेयर से क्या होती है, कवर। अगर ये मेरी आउटर लेयर है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर है बच्चों वो इसी से कंटिन्यूएशन में रहती है। मतलब ईआर और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारा न्यूक्लियर एनवेलप का आउटर लेयर होता है वो कॉमन होता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी होती है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, दूसरी हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर लैमिना, ए डेंस फाइब्रस लेयर कंपोज्ड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट लैमिनाज ए, बी एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब देखिए मैंने डायग्राम में दोनों लेयर दिखाई है। ये हमारी इनर लेयर है बच्चों, ये कौन सी है, ये हमारी इनर लेयर है, इनर लेयर है। ठीक, और ये दूसरी हमारी आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है। आउटर लेयर किससे अटैच है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। तो जो इनर लेयर होती है बच्चों वो किससे अटैच होती है, एक डेंस फाइब्रस लेयर से। डेंस फाइब्रस लेयर क्या होता है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियर लैमिना जो होता है एक तरह का, समझ लीजिए ये हमारी अगर इनर लेयर है तो उस पर इसी तरह एक डेंस फाइब्रस लेयर होती है। ठीक, क्या होती है, एक डेंस फाइब्रस लेयर होती है जो हमारी न्यूक्लियर की इनर वॉल होती है उससे कंटिन्यू होता है। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज द क्रोमाटिन। अब देखिए सेल के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमाटिन पाया जाता है। तो क्रोमाटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक, क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्पैक्टली
पैक्ड होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अगर देखिए ये इस लेयर से अटैच नहीं होगी बच्चों, जो हमारी इनर लेयर है किसकी, हमारे न्यूक्लियर इनवेलप की जो इनर लेयर है, अगर उससे लिंक्ड नहीं होगी तो क्या होगा, वो थ्रेड आपस में उलझ जाएंगे बच्चों, ठीक। तो एक क्या होगा, टेंगलिंग हो जाएगा किसका, क्रोमाटिन फाइबर का। तो ये जो इनर लेयर होती है वो उस क्रोमाटिन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। किसको बच्चों, क्रोमाटिन को ऑर्गेनाइज्ड करती है, ऑर्गेनाइज्ड करती है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि जो इनर लेयर होती है वो किससे इंटैक्ट होती है, किससे कनेक्टेड होती है, लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना से कनेक्टेड होती है, और जो क्रोमाटिन के फाइबर होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, ठीक। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारे न्यूक्लियर एनवेलप में, वो होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है बच्चों, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो हमारी आउटर लेयर है बच्चों वो कहीं डिसकंटिन्यू है। एक तो ये डिसकंटिन्यूएशन है, ये सपोज करिए ये एक न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, दूसरा ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। तो जब दो न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो गैप बनता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर बोलते हैं। लेकिन हम जब एक न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे, जैसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब कई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्या पाए जाते हैं, मल्टीपल पीसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप के मल्टीपल पीसेस पाए जाते हैं, ठीक। तो जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गैप है उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। लेकिन जो हम एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे, एक न्यूक्लियर एनवेलप को देखेंगे, तो जो आउटर लेयर होती है बच्चों वो कहीं से डिसकंटिन्यू होती है, कहीं ना कहीं से क्या होती है, डिसकंटिन्यू होती है। तो जो ये डिसकंटिन्यूएशन है बच्चों उसको ही हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, हेल्प करता है या फिर एक कम्युनिकेशन या फिर एक ब्रिज बनाता है या टनल बनाता है किसके बीच में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में बच्चों, ठीक। तो ये है पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर एंड कनेक्शन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर मेंशन किया गया बच्चों कि जो हमारी पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसका जो डायमीटर होता है बच्चों वो 2 से 40 नैनोमीटर वाइड होता है। कितना होता है बच्चों, 2 से 40 नैनोमीटर वाइड होता है, कंटिन्यूअस विद द ईआर ल्यूमेन, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिटेल किसके बारे में बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, ठीक। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था बच्चों कि जो सपोज करिए मेरा ये एक हैंड है और ये एक हैंड है, ये क्या है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के या दो न्यूक्लियर एनवेलप के टुकड़े हैं। तो इन दोनों टुकड़ों के बीच में जो गैप है बच्चों, ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये बनता किससे बच्चों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बनता है। जो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब ये क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लार्ज प्रोटीन असेंबलीज 120 MDA स्पैनिंग द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एक प्रोटीन की असेंबली होती है। मतलब डिफरेंट प्रोटीन क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, असेंबल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो उसके पूरे स्पैन पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी हो गई ये। तो ये जो पूरी थिकनेस है बच्चों इसके थ्रू आउट द थिकनेस पे प्रेजेंट होती है। मतलब जितनी इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है बच्चों उस पूरे थिकनेस पे क्या है, प्रेजेंट है ये हमारा एनपीसी,
कंपोज्ड ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोपोरिन्स। अब मैंने जैसे बात किया था कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें टोटल कितने प्रोटीन होते हैं बच्चों? टोटल 30 प्रोटीन, लगभग 30 प्रोटीन होते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं। डायमीटर जिसका कितना होता है बच्चों? 100 नैनोमीटर, ठीक। अब देखिए जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, एनपीसी जो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम उसके डायमीटर को देखेंगे तो वो लगभग 100 नैनोमीटर होता है। लेकिन जो इसका सेंट्रल चैनल होता है बच्चों, किसकी बात हो रही है? सेंट्रल चैनल। सेंट्रल चैनल मतलब जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल चैनल। अब इस सेंट्रल चैनल की डायमीटर कितना होता है बच्चों? 9 से 10 नैनोमीटर होता है, और ये एक्सपेंडेबल होता है, मतलब इसका डायमीटर बढ़ भी सकता है और मतलब बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, मतलब मिनिमम 9 से 10 नैनोमीटर होता है, लेकिन हम ये खुद से एक्सपांड कर लेता है खुद को, जो कि हो सकता है 25 से 30 नैनोमीटर, ठीक। तो ये हो गया बच्चों हमारे कुछ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं कि एनपीसी के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक। क्या देखने वाले हम? एक सेकंड मैं इरेज कर दूं। ठीक, अब हम कुछ पार्ट देखेंगे कि एनपीसी के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक। तो देखिए जो एनपीसी के हम कुछ मेन पार्ट को कवर करने वाले हैं बच्चों। तो जैसे जैसे सबसे पहला होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक रिंग। एक सेकंड बच्चों, होता है साइटोप्लाज्मिक रिंग। दूसरा है बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, ठीक। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, ठीक। और तीसरा होता है बच्चों क्या? ट्रांस मेम्ब्रेन रिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिंग, ठीक। और फिर हमारे साइटोप्लाज्मिक रिंग से ही कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, हम कुछ देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए जो हमारी साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, मतलब एनपीसी को हमारे साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती है। और जो हमारी न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ये मेरी न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग है, और जो ये आउटसाइड पे प्रेजेंट है ये हमारी साइटोप्लाज्मिक रिंग है। अब जो इससे स्ट्रक्चर अटैच है बच्चों, ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कहते हैं। और जो हमारी ये होती है बच्चों, ये बीच में जो प्रेजेंट है, बीच में एक रिंग है, टोटल 3 रिंग होती हैं साइटोप्लाज्मिक रिंग। पहली साइटोप्लाज्मिक रिंग, दूसरी ट्रांसमेम्ब्रेन रिंग, तीसरी बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग। तो ट्रांसमेम्ब्रेन रिंग क्या करती है? ये हमारे साइटोप्लाज्मिक रिंग को और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग को कनेक्ट करती है। और जो हमारे ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से क्या करते हैं? कैप्चरिंग का काम करते हैं। जिसका इंपोर्ट होने वाला है सेल के अंदर, उसका क्या करते हैं? कैप्चरिंग करते हैं, मतलब एक तरह से हाथ का काम करते हैं, ठीक। उसको पकड़ के सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम फंक्शन देख लेते हैं किसका बच्चों? एनपीसी का। एनपीसी के हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों क्या? इंपोर्ट। क्या है इंपोर्ट? अब देखिए सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए कुछ प्रोटीन्स की, कुछ स्ट्रक्चर्स की, कुछ कंपाउंड्स की जरूरत होती है, तो उसका इंपोर्ट कराने के लिए एनपीसी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हिस्टोन, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। दूसरा है बच्चों एक्सपोर्ट। अब देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर, कुछ कंपाउंड्स, कुछ केमिकल का फॉर्मेशन भी होता है, तो उसको एक्सपोर्ट भी कराने का काम कौन करता है? हमारा एनपीसी ही करता है।
तीसरा बच्चों स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसके थ्रू कुछ डिफ्यूजन भी होता है बच्चों, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनका डायमीटर जो है बच्चों या मास जो है 40 किलो डाल्टन से कम होता है। अगर उससे ज़्यादा के मॉलिक्यूलर मास का है तो उसके लिए बच्चों क्या होती है, न्यूक्लियर लोकलाइज सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है, NLS की ज़रूरत पड़ती है, और क्या पड़ती है, ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब कुछ इंपोर्टेंस होते हैं, कुछ एक्सपोर्टेंस, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर एनवेलप पर प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट तो ये हमारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया। चलिए हम अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द जेल लाइक मैट्रिक्स फिलिंग द न्यूक्लियर इंटीरियर। अब देखिए जो न्यूक्लियर इंटीरियर होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है हमारा एक तरह का स्फेयर शेप का कोई समझ लीजिए स्फेयर शेप का कोई स्ट्रक्चर है। तो उस स्फेयर शेप के स्ट्रक्चर में जो जेल प्रेजेंट होता है या जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सैप बोलते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, और इसमें कुछ आयंस पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। किसके अंदर बच्चों, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बच्चों प्रोवाइड ए मीडियम फॉर डिफ्यूजन। अब देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो 40 किलो डाल्टन से कम के क्या होते हैं, मास के स्ट्रक्चर्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन के लिए कुछ मीडियम चाहिए बच्चों, तो वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। दूसरा हो गया बच्चों एक्ट एज ए सस्पेंशन फॉर क्रोमाटिन एंड न्यूक्लियोलस। अब जो देखिए सेल के न्यूक्लियस के अंदर बच्चों, जैसे हमने बात की थी कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए एक सस्पेंशन चाहिए ना। सस्पेंशन का मतलब हो गया कि एक फ्लूइड है जो उसको सपोज करिए जैसे कोई बॉल होता है या बलून होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पानी, हम पानी या कोई जेल डाल देते हैं, तो अगर हम उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो वो क्या करेगा, तैरेगा। ठीक, तो जो क्रोमाटिन फाइबर होते हैं, जो न्यूक्लियोलस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी पे क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी पे रेस्ट करते हैं। अगर ये ना रहे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन हो जाएंगे बच्चों तो उनका जो फंक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो एक सस्पेंशन का काम करता है। ठीक, तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। साइट ऑफ मेनी न्यूक्लियर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो सेल के अंदर जैसे रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसके लिए क्या बच्चों एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे बच्चों कि देखिए ये एक क्या है, ये एक स्पेस है बच्चों। ठीक, ये क्या हो गया, एक स्पेस हो गया। ठीक, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं क्या है, एक स्पेस है। तो स्पेस जो खाली जगह है बच्चों, जो खाली जगह को जो चीज़ फिल किया हुआ है, ठीक, जो चीज़ फिल किया हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इसी के अंदर क्या है, जो हमारे क्या हो गए, क्रोमाटिन्स हो गए, हमारे क्रोमाटिन्स के थ्रेड हो गए। हमारा न्यूक्लियोलस जो आपको यहाँ बीच में दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसी में सस्पेंडेड है या फिर एक तरह से कहिए तैर रहा है। ये हो गया हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बच्चों क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है बच्चों, क्रोमाटिन एक तरह का समझ लीजिए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि थोड़ा अनवाइंड, मतलब कॉम्पैक्टली पैक नहीं है बच्चों। देखिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो क्या है, डीएनए है। ठीक, क्या है, डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है बच्चों, बहुत लंबा होता है, मतलब उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि डीएनए लंबा कितना होता है। ठीक, तो जो अब इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस है, तो उसको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पैक होने के लिए क्या करना होगा, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होना पड़ेगा। तो जो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसी का एक पार्ट होता है क्रोमाटिन।
देखिए जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया बच्चों, जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक, क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड जब इसकी पैकिंग होती है बच्चों, तो क्या होता है, एक हिस्टोन होता है। क्या होता है बच्चों, हिस्टोन होता है। ये किससे मिलकर बना होता है बच्चों, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। टोटल इसमें 4 तरह के मेन प्रोटीन होते हैं बच्चों, और इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब 8 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक, देखिए आपस में 8 क्या मिलते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बॉल लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। अब होता क्या है, जो ऑक्टामर बनता है बच्चों, सपोज करो ये हमारा ऑक्टामर हो गया। ठीक, ऑक्टामर हो गया। अब इस पे क्या होता है, जो प्रोटीन के स्ट्रैंड या हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है, इसके अराउंड ऐसे रैप करता है। रैप करता है मतलब क्या, जैसे कोई सपोज करो कोई बॉल है, बॉल के ऊपर हम जैसे धागे को लपेट रहे हैं, तो उसी तरह हमारा जो हिस्टोन होता है उसके ऊपर डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो क्या करता है, उसको लपेट लेता है या बाइंड हो जाता है। ठीक, तो ये फिर क्या बनाता है बच्चों, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। और इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो इस ऑक्टामर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या साइड में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर तो ये हमारा है, ऑक्टामर हो जाता है बच्चों। ठीक, तो जब मल्टीपल ऑक्टामर आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं बच्चों, तो फिर वो किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, फिर वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक, किसका फॉर्मेशन करवाते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, मल्टीपल जब ऑक्टामर्स कंडेंस करते हैं तो फिर वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, डीएनए रैप करता है किसके अराउंड, हिस्टोन के अराउंड, फिर वो ऑक्टामर बनाता है। फिर ये क्या होता है, ऑक्टामर फिर हायर ऑर्डर फोल्डिंग होती है, जो ऑक्टामर होते हैं वो और फोल्ड करते हैं, फिर क्रोमाटिन फाइबर बनता है, और क्रोमाटिन फाइबर फिर और कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करवाता है बच्चों। ठीक, तो ये एक जनरल डिस्कशन हो गया क्रोमाटिन के बारे में बच्चों। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डायग्राम है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमाटिन फाइबर, फिर क्रोमोसोम। अब देखिए ये हमारा जो न्यूक्लियोसोम है बच्चों, इसी से डायरेक्ट क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमाटिन फाइबर ये दिखाया गया, मतलब ये भी क्रोमाटिन फाइबर हम बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, क्रोमाटिन फाइबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियोलस होता क्या बच्चों। अब देखिए जो हमारा सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, वो तो डेंस होता ही है। ठीक, क्या होता है बच्चों, डेंस होता ही है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही एक हाईली डेंस एरिया पाया जाता है। मतलब जो न्यूक्लियस डेंस है उससे भी ज्यादा क्या होता है, ये डेंस होता है बच्चों। ठीक, क्या होता है, डेंस होता है। प्रोमिनेंट डेंस स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, ये क्या होता है बच्चों, एक डेंस प्रोमिनेंट स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल बॉडीज होती है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती है, मतलब इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, आरआरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग, मतलब आरआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनता है और इसकी प्रोसेसिंग भी होती है। असेंबली ऑफ द राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं बच्चों, जैसे 40S होता है, 60S होता है, उसकी असेंबली भी कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है बच्चों, सीक्वेस्ट्रेशन मतलब आप इसको सेल डिवीजन में अच्छे से कवर करेंगे कि सेल डिवीजन के दौरान जितने भी हमारे कुछ केमिकल्स, कंपाउंड्स, एंजाइम्स की जरूरत होती है वो कहाँ बनते हैं, हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनते हैं। तो ठीक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है बच्चों, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन पाया जाता है, उसी तरह हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या करता है बच्चों? हमारा जो न्यूक्लियस है, जो उसका स्फेरिकल शेप है, उसको क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन जैसे साइटोप्लाज्म में पाया जाता था, सेल के शेप को मेंटेन करने में, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता था, उसी तरह न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियर के जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखिए जो ये पेरिफेरी पर आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं बच्चों, इनको हम आउटर पेरिफेरल मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवलप जब हम पढ़ रहे थे तो उसके इनर लेयर से क्या थी? ये कनेक्टेड थी। ठीक, फिर इनर मैट्रिक्स होता है जो कि डेंस फाइब्रस नेटवर्क होता है, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके मदद से? कुछ प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसकी मदद से। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमाटिन। अब देखिए जो क्रोमाटिन हमने पीछे पढ़ा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमाटिन क्या करता है बच्चों? उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है। अगर इसको ऑर्गेनाइज नहीं रखेगा तो वो क्या होंगे? आपस में टैंगल हो जाएंगे और जो भी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पाएगी। फिर है बच्चों रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों न्यूक्लियर बॉडीज के बारे में। ठीक, तो हमारे सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेनली 3 न्यूक्लियर बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है केजल बॉडीज, दूसरी है स्पेकल्स बॉडी, स्पेकल्स, तीसरा है पीएमएल बॉडीज। अब ये न्यूक्लियर बॉडीज होती क्या बच्चों? न्यूक्लियर बॉडीज हम एक तरह का मान सकते हैं स्टोरेज ऑर्गेनल्स होता है या स्टोरेज बॉडी होती है, जो किसी चीज ना किसी चीज को क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक, तो केजल बॉडीज होती हैं वो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे केमिकल को या ऐसे एंजाइम को स्टोर करती हैं जो कि इन्वॉल्व होता है एसएनआरएनपी बायोजेनेसिस एंड आरएनए स्प्लाइसिंग। मतलब इसका मेनली मतलब हो गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें जो एंजाइम्स, केमिकल्स की जरूरत होती है, मेनली वो चीजें स्टोर करती हैं। तो और स्पेकल्स क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ स्प्लाइसिंग फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है। जब आरएनए का मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें भी कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है, वो कौन स्टोर करता है? स्पेकल्स। फिर पीएमएल बॉडी होती हैं, ये किसके एसोसिएटेड होती हैं? डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड होती हैं। मतलब हमारे जीन में, हमारे जेनेटिक कोड में जो भी म्यूटेशन हो रहा है उसका मॉडिफिकेशन, उसको रिपेयर करने के लिए पीएमएल बॉडीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे मेन फंक्शन जो होता है बच्चों उसका होता है जेनेटिक कंट्रोल। ठीक, हमारे बॉडी में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, जितने भी जेनेटिक्स मटेरियल पाया जाता है, उस पे किसका कंट्रोल होता है बच्चों? उस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। एंड ब्लूप्रिंट अब स्टोर्स डीएनए, और डीएनए क्या होते हैं? प्रोटीन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, क्योंकि जो किसी भी प्रोटीन का बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? उनका फॉर्मेशन होता है डीएनए से। ठीक, तो एक तरह से ये किसका ब्लूप्रिंट होता है? प्रोटीन का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं अकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान क्या होता है बच्चों? हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो कि हमारा न्यूक्लियस ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर हम जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का सिंथेसिस होता है बच्चों, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे आरएनए प्रोसेसिंग। अब देखिए जो आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है बच्चों, एक सिंगल क्या होती है? स्ट्रैंड होती है। ठीक, जैसे यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक आरएनए की ये सिंगल स्ट्रैंड है बच्चों, जिसको कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कौन? न्यूक्लियस करता है, जैसे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीडिनाइलेशन। ठीक, तो इससे क्या होता है? जो आरएनए की चेन है बच्चों वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक, एमआरएनए की चेन बनी वो स्टेबलाइज हो जाती है, आरआरएनए का चेन बना वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए ये सब चीजें कौन फंक्शन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही करता है। फिर आ जाए बच्चों राइबोसोमल बायोजेनेसिस। जैसे हमने न्यूक्लियोलस जब पढ़ रहे थे तो बात की थी कि जो राइबोसोम होता है वो कहाँ बनता है? हमारे सेल के अंदर ही बनता है बच्चों। ठीक, तो इसका कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फिर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो हमारा एनपीएस होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, उसके थ्रू जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस, एंजाइम, केमिकल्स आ रहे हैं
और ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो चीजें जा रही हैं, ठीक, तो उस पे किसका कंट्रोल होता है, किसी का न्यूक्लियस का ही कंट्रोल होता है, ठीक। और ये ट्रांसपोर्टेशन होता किसके थ्रू है, एनपीसी के थ्रू, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में बात कर चुके हैं, ठीक। अब कुछ और फंक्शंस के बारे में देखते हैं, जैसे सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए रिपेयर एंड अपोप्टोसिस, ठीक। तो ये कुछ मेन फंक्शन हो गए बच्चों किसके, हमारे न्यूक्लियस के, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों दूसरे ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि है हमारा राइबोसोम। साइड में आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारे राइबोसोम का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है। एक होती है लार्ज सब यूनिट, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट, और आप बीच में जो एक ग्रीन कलर का या स्काई ब्लू कलर का आप स्ट्रैंड देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो अब चलिए हम राइबोसोम को पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन को डील करते हैं कि राइबोसोम होता क्या बच्चों। देखिए राइबोसोम जो होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरॉइडल पार्टिकल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, ठीक। क्या होता है बच्चों, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस होता है और स्फेरॉइड पार्टिकल्स होता है। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है बच्चों, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस पढ़ रहे थे उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम उस पर पड़ रही होती है बच्चों, उसको काफी स्कैटर्ड कर देता है, ठीक। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेंस बोला जाता है। और स्फेरॉइडल इसलिए बोला जाता है कि ये स्फेयर शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चों, स्फेयर शेप का होता है, ठीक। तो ये जनरल कुछ बातें हो गई किसके बारे में, हमारे राइबोसोम के बारे में। देयर मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड कैरिड बाय एमआरएनए इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे हमने प्रीवियस फिगर में देखा था बच्चों, जैसे हमने इस फिगर में देखा था, ये क्या कर रहा है, जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है बच्चों, क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, ठीक। ये हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड है, जिसको कौन रीड कर रहा है, हमारा राइबोसोम रीड कर रहा है बच्चों, ठीक। तो वही दूसरे पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पे, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1955। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जॉर्ज पैलेट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है, कार्ल पैलेट बोला जाता था सबसे पहले इसको। फिर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थे। ये कहाँ, दोनों सेल्स में पाया जाता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। लेकिन जो इसका साइज होता है, कंपोजिशन होता है, वो डिफर करता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में कुछ अलग होगा, यूकैरियोटिक में कुछ अलग होगा। एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए जो हमारी मैच्योर आरबीसी होती है बच्चों, उसमें क्या नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है और राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसका, हमारे राइबोसोम का, ठीक। तो मेनली इसमें देखिए दो चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है बच्चों राइबोसोमल आरएनए, ठीक। क्या पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा जो इसका मेन कंपोजिशन होता है वो होता है राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक। इन्हीं दो चीजों से मिलकर हमारा जो है क्या बनता है, राइबोसोम बनता है बच्चों। क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। क्या क्या हो गया, पहला हमारा राइबोसोमल आरएनए हो गया, दूसरा राइबोसोमल प्रोटीन हो गया। अब यहाँ प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम ये होता है कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, मतलब एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखिए जो आरएनए होता है बच्चों, उसमें दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रक्चरल रोल होता है, मतलब जो उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कराता है, दूसरा होता है बच्चों कैटालिटिक रोल। कैटालिटिक रोल मतलब जो क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो आरएनए का दो रोल होता है, एक स्ट्रक्चरल रोल होता है, एक कैटालिटिक रोल होता है, ठीक। समझ गए, स्ट्रक्चरल रोल मतलब राइबोसोम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको बनाता है, दूसरा होता है कैटालिटिक मतलब जो उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस उसको कराने में हेल्प करता है, और प्रोटीन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अब देखिए 60% क्या होता है, आरएनए होता है, और 40% क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो राइबोसोमल का स्ट्रक्चर होता है उसका अप्रॉक्सीमेट 60% क्या पाया जाता है, आरएनए, और 40% प्रोटीन पाया जाता है,
ठीक, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सब यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स। जो राइबोसोम्स होती हैं उसमें 2 अनइक्वल सब यूनिट पाई जाती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है बच्चों वो 40s की होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s यूनिट की होती है। अब देखिए जो स्मॉल सब यूनिट है बच्चों वो उसमें टोटल 18s क्या पाया जाता है? 18 स्टैंडर्ड आर राइबोसोमल आर एन ए पाया जाता है और 33 क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है बच्चों? हमारा 40s बनता है। अब 60s किससे बनता है बच्चों? 60s बनता है 20s आर आर एन ए, 5.8s आर आर एन ए और 5s आर एन ए और 50 प्रोटीन्स। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? कंपोजिशन हो गया। ठीक, जो हमारा लार्ज सब यूनिट है उसका कंपोजिशन ये हो गया और स्मॉल सब यूनिट का कंपोजिशन ये हो गया। अब जब ये आपस में कंबाइन करती हैं बच्चों 40s सब यूनिट और 50s 60s सब यूनिट, तो टोटल एक 80s सब यूनिट का फॉर्मेशन होता है। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है बच्चों, ये एक सेडिमेंटेशन रेशियो होता है। मतलब एक तरह का समझ लो जैसे यूनिट हम कह सकते हैं एक क्या कहता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सेडिमेंटेशन देखा जाता है, मतलब कितनी देर में या कैसे सेडिमेंटेशन रेशियो है उसका, तो इस हिसाब से इसको 80s और 70s नाम दिया गया। ये कोई मैथमेटिकल यूनिट नहीं होती है बच्चों की 60 और 40 जोड़ेगा तो ऐसा तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये 80s होता है। तो ये कुछ सेडिमेंटेशन रेशियो होता है जिसपे ये डिफाइन किया जाता है। और इस तरह बच्चों यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में बताया गया है। इसका कंपोजिशन ये है और दूसरे का 50s सब यूनिट का कंपोजिशन ये है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया इसके सब यूनिट्स के बारे में। आगे देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम होते कितने टाइप के हैं? एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का और दूसरा है बच्चों यूकैरियोटिक, वो होता है 80s टाइप का। अब ये प्रोकैरियोटिक इसमें पाया जाएगा बच्चों बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। सेडिमेंटेशन, हाँ जो हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी बात कर रहे थे? यूनिट की बात कर रहे थे। तो जो ये 70s और 80s है बच्चों वो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। अब ये क्या होता है आप कमेंट में बताइए कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता क्या है। अगर जिस किसी भी बच्चे को पता है या नहीं पता तो आप इस पर रिसर्च करिए और पढ़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता क्या है। ठीक, मुझे लगता है कि जनरली बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती हैं कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता क्या है। 2 यूनिट होती हैं 50s 30s, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। यूकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों? यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट इसका कितना होता है? 80s होता है। सब यूनिट 60s सब यूनिट 40s सब यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। ठीक, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? 70s टाइप के होते हैं। किससे होते हैं? 70s टाइप के होते हैं। अब ये क्या करते हैं बच्चों? एक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब आप बताइए कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 70s राइबोसोम आ कैसे गया, जबकि ये पाया जाता है हमारे किसमें? प्रोकैरियोट्स में बच्चों। ठीक, तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई बच्चों जिसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब होता है, सपोज करिए ये कोई सेल है। ठीक, ये कोई सेल है, मैं ऐसे बनाया हूं, आप इस पे स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा। ठीक, ये कोई सेल है। कौन सा सेल है बच्चों? ये कोई यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, अब ये क्या करता है? कोई प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, कलर चेंज करता हूं मैं। ठीक, कोई प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा। ठीक, इसमें पाया जाता था 80s राइबोसोम। ठीक, और इसमें पाया जाता था बच्चों 70s राइबोसोम। ठीक, अब ये सिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि इस बड़े सेल ने, यूकैरियोटिक सेल ने इसको क्या किया? इंगल्फ कर लिया, मतलब इसको अपने अंदर ले लिया। ठीक, तभी ये फ्री लिविंग सेल रहा होगा। ठीक, क्या रहा होगा? फ्री लिविंग सेल रहा होगा। ठीक,
और इसको क्या किया, यूकैरियोटिक सेल ने इंगल्फ कर लिया। ठीक, तो जो इसके 70s राइबोसोम थे वो किस में आ गए, यूकैरियोटिक के 80s राइबोसोम वाले सेल के अंदर आ गए। ठीक, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है बच्चों, वो इस थ्योरी के दौरान है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 70s टाइप पाया जाता है वो इस थ्योरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है उसने कभी किसी फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ किया होगा और उसका राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर या आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों वो सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये फ्री लिविंग्स होते हैं, दूसरा बाउंडेड इन राइबोसोम, तीसरा होता है पॉलीराइबोसोम। फ्री लिविंग राइबोसोम्स जो होते हैं बच्चों वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। और बाउंडेड राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करवाते हैं। इनका भी काम क्या होता है बच्चों, इनका भी काम होता है सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, किसके लिए बच्चों, फॉर सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम। ठीक, ये मेन सिक्रीशन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए और लाइजोसोम्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं बच्चों वो किसके लिए, साइटोप्लाज्म के लिए, न्यूक्लियस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और पैरोक्सिसोम्स के लिए क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। और फिर आता है पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स का मतलब होता है, जिसको हम पॉलीसोम्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ, मतलब ढेर सारे राइबोसोम क्या करते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, इनहैंस कर देते हैं, मतलब एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों फंक्शनल साइट्स ऑफ राइबोसोम। अब देखिए जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो पूरा फंक्शनल नहीं, मतलब सारा स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होता है, उस पे कुछ फंक्शनल साइट्स पाए जाते हैं। ठीक, फंक्शनल साइट्स का मतलब क्या हो गया, जिनका एक्चुअल काम होता है। ठीक, क्या होता है, जिनका एक्चुअल काम होता है। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शनल साइट, जैसे हमारा बच्चों हो गया ए साइट, क्या हो गया, ए साइट हो गया, पी साइट हो गया और ई साइट हो गया। ठीक, अभी ए, पी और ई साइट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, हमारे लार्ज सब यूनिट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज सब यूनिट में। इनका कुछ हिस्सा हमारे स्मॉल सब यूनिट में भी पाया जाता है, हम आगे डायग्राम में देखें। ए है बच्चों एमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट, एंट्री पॉइंट ऑफ चार्ज टीआरएनए कैरिंग अमाइनो एसिड। दूसरा है बच्चों पेप्टाइडल टीआरएनए साइट, होल्ड ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। तीसरा है बच्चों एग्जिट साइट, एग्जिट फॉर अनचार्ज टीआरएनए। अब डायग्राम से इसको समझते हैं बच्चों। ठीक, यहाँ पे आपको तीनों साइट दिखाया गया है, ई साइट, पी साइट, ए साइड। ये किस में प्रेजेंट है बच्चों, हमारे लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट है। ठीक, और ये हमारा स्मॉल सब यूनिट नीचे है। ठीक, स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, एमआरएनए को क्या करता है, रीड करता है। अब एमआरएनए पे कुछ कोड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, कुछ कोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तब अब एमआरएनए क्या करता है, AEPA है जो इनको क्या करता है बच्चों, एक तरह से सिंथेसाइज करता है या फिर स्टिमुलेट करता है। फिर ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। फिर जो टीआरएनए होता है, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अब देखिए ये हमारा साइट है बच्चों, कौन सा साइट, सपोज करिए जो हमारा ये टीआरएनए आएगा। ठीक है, टीआरएनए जो आएगा जिसके साथ अमाइनो एसिड, ये क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड है। तो जब अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच होगा, टीआरएनए का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक, जब टीआरएनए इसके साथ अटैच होगा तो ये आके बाइंड कहाँ करेगा बच्चों, ए साइड पे बाइंड करेगा। ठीक, कहाँ बाइंड करेगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, वो टीआरएनए इस ए साइड पे आके बाइंड करता है। ठीक, फिर जब ये टीआरएनए जब ये इस पे जो अमाइनो एसिड की चेन आई है वो मेन चेन के साथ जब जुड़ जाएगी तो ये टीआरएनए फिर पी पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि टीआरएनए यहाँ पे आएगा, इससे बाइंड ए साइड से बाइंड करेगा, फिर पी पे क्या करेगा, पी साइड पे डॉक करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ देर रुकेगा और जो अमाइनो एसिड आया है उसके साथ फिर वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है बच्चों, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है
उसके साथ अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। फिर पी पे डॉक करेगा और फिर इसी तरह एग्जिट कर जाएगा अपना पॉली अमाइनो एसिड यहाँ पर छोड़ के, वो ई साइड से, जो ई साइड है यहाँ से एग्जिट कर जाता है, ठीक। तो ये 3 मेन फंक्शनल साइड होती हैं, आपको याद रखना है ई, पी और ए, और उनका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब स्ट्रक्चर हो गया, राइबोसोम्स के क्या एक्टिव साइट्स होते हैं, क्या सब यूनिट्स होते हैं, कैसे क्या कंपोजिशन होता है, इन सब के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं फंक्शन। मेन होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा होता है बच्चों पॉलीराइबोसोम फॉर्मेशन। पॉलीराइबोसोम फॉर्मेशन क्या है? जब हमारे बॉडी को या हमारे सेल को एक्सेस प्रोटीन की जरूरत होती है तो पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोटीन के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर कैटालिटिक एक्टिविटी, जो हमने बताया था कि कुछ कैटालिटिक्स, कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक्स रिएक्शंस होते हैं, जिसमें राइबोसोम क्या करता है? कैटालिटिक फंक्शन का रोल प्ले करता है। फिर आता है बच्चों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखिए जो जीन का एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो किससे होता है? प्रोटीन की हेल्प से होता है, ठीक। तो अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो कोई उस कोड को रीड कौन करेगा और वो एक्सप्रेस कैसे होगा, ठीक। तो राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है जीन के एक्सप्रेशन में बच्चों, ठीक। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब इसका मतलब ट्रांसलेशन का इनिशिएशन करा के, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टार्ट करके। चौथा है बच्चों सपोर्ट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक। अब देखिए सेल ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि राइबोसोम से ही प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा न्यूक्लियस और राइबोसोम इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें देख लेते हैं कि राइबोसोम्स का हम क्लिनिकली क्या यूज करते हैं, कि राइबोसोम्स को हम अल्टर करके या राइबोसोम के स्ट्रक्चर को समझ के हम क्लिनिकली उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो मेनली बच्चों ये यूज होती हैं हमारे किसमें? एंटीबायोटिक थेरेपी में, ठीक। किसमें बच्चों? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में, ठीक। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में, ठीक। हमारे कई एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि कहाँ काम करते हैं? हमारे राइबोसोम में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया बच्चों, एंटीबायोटिक टारगेटिंग राइबोसोम्स, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी अगेंस्ट 70S बैक्टीरियल राइबोसोम। अब जो हमारे रिसर्चर्स के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा जो एंटीबायोटिक डेवलप किया गया बच्चों, वो मेनली 70S राइबोसोम को टारगेट करती हैं, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है बच्चों, उसमें मेनली 80S टाइप के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए, अमीनोग्लाइकोसिडेज हो गए, लिंजोलिड हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये 5 तरह के टोटल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरियल राइबोसोम, मतलब ये जो ह्यूमन राइबोसोम होता है, जो ह्यूमन सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, उस पे काम नहीं करते हैं। ये बैक्टीरियल राइबोसोम पर काम करते हैं और उसके प्रोटीन के फैक्ट्री को क्या करते हैं बच्चों? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। अब देखिए किसी भी सेल के लिए प्रोटीन का प्रोडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस सेल का प्रोटीन फैक्ट्री ही ब्लॉक हो जाएगी, मतलब बैक्टीरियल सेल की प्रोटीन फैक्ट्री ब्लॉक हो जाती है, जिससे वो सेल क्या करता है? सर्वाइव नहीं कर पाता है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया आज टोटल इस लेक्चर के बारे में बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों, तो ठीक बेहिचक बताइए कि हमको इस स्लाइड में, इस जगह पर, इस वर्ड में डाउट है। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा बच्चों, ठीक। तो बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बैचमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ग्रो कर सकें बच्चों, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।